डियर स्टूडेंट्स, आज ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट की क्लास चल रही है जिसमें मैं इंश्योरेंस क्लेम पढ़ा रहा हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने इंश्योरेंस क्लेम पढ़ाया था जिसमें मैंने आप लोगों को लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में बताया था। लॉस ऑफ स्टॉक से रिलेटेड जो भी हानि होती है उससे रिलेटेड बताया था। आज मैं लेता हूँ, इसमें नया टॉपिक है परिणामी हानि का बीमा, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस। देखिए, व्यवसाय में आग लगने के कारण दो प्रकार की हानियाँ होती हैं। एक कहते हैं इसको प्रत्यक्ष हानि और दूसरी है अप्रत्यक्ष हानि। प्रत्यक्ष हानि यानी डायरेक्ट लॉस। तो देखिए, आग लगने के कारण व्यवसाय में प्रत्यक्ष हानि के रूप में लॉस ऑफ स्टॉक होता है, स्टॉक जल जाता है। दूसरा, स्थायी संपत्तियां भी जलने से नुकसान होता है। तो स्थायी संपत्तियों का व स्टॉक का जो लॉस है वो प्रत्यक्ष लॉस कहलाता है। किंतु व्यवसाय में आग लगने के कारण हम व्यावसायिक गतिविधियां नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। यानी हम जब व्यावसायिक गतिविधियां नहीं कर पाएंगे, माल प्रोडक्शन उत्पादित नहीं कर पाएंगे या बेच नहीं पाएंगे, तो हमें लाभ की हानि होगी। तो उसको हम अप्रत्यक्ष हानि के रूप में लेते हैं। क्योंकि जब व्यवसाय बंद होगा तो न तो हम उत्पादन कर पाएंगे न सेल कर पाएंगे। और केवल ट्रेडिंग बिजनेस है तो सेल नहीं हो पाएगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो हानि है उसको हम अप्रत्यक्ष हानि कहते हैं। तो आपसे इसमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिणामी हानि बीमा क्या है। तो अपन कहेंगे कि व्यवसाय में आग लग जाने के कारण व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो पाती हैं। इसके कारण जो अप्रत्यक्ष हानि व्यवसाय को लाभ की हानि जो उठानी पड़ती है उसे हम परिणामी हानि कहते हैं। मैंने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया है, आप उसके बेसिस पर आप डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। अब देखिए, इन जो परिणामी हानि होती हैं इसमें तीन तरह की हानियों को हम इंक्लूड करते हैं। एक तो शुद्ध लाभ की हानि, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी जो अपन व्यावसायिक गतिविधियाँ करते उससे हमें जो प्रॉफिट होता उस प्रॉफिट को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट एक तो ये पॉइंट होगा। दूसरा कि उस अवधि में, यानी मान लीजिए 1 महीना 2 महीना आग लगने के कारण हम बिजनेस नहीं कर पाए, तो उस पीरियड में जो हमको स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो बियर करने पड़े, है ना, उसकी भी हमें हानि उठानी पड़ती है। जैसे दुकान का किराया है, वो फिक्स्ड एक्सपेंसेज है। दुकान में आग लग गई तो उसके बावजूद भी आपको दुकान का किराया तो देना ही पड़ेगा। इसी तरह से कोई स्थायी कर्मचारी हैं, उनका वेतन देना ही पड़ेगा। और कोई ऐसी कोई एक्सपेंसेज है जो स्थायी रूप से हमको समय के आधार पर जिनका भुगतान करना पड़ता है, उसकी भी हानि हमको उठानी पड़ेगी। तो दो तरह की हानि। तीसरी है अतिरिक्त कार्यशील लागत। कभी कभी क्या होता है, जैसे दुकान में आग लग गई, ठीक है, हम बिज़नेस नहीं कर पा रहे, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि उसको रिपेयर करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम कोई दूसरी जगह किराए पर ले लेते हैं और कुछ सामान अपन वहाँ से बेचना शुरू कर देते हैं। तो उस दूसरी जगह हमने किराए पर ली है, उसका जो हमने किराया देना पड़ रहा है उसको हम कहते हैं अतिरिक्त कार्यशील लागत। तो वो भी हमें बियर करनी पड़ती है। तो इस तरह की तीन हानियों को हमको बियर करनी पड़ती है। और यदि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से, इस परिणामी हानि की पॉलिसी ले रखी है, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी इन सब के संबंध में क्लेम देती है। तो ये ध्यान रखें कि इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देती है हमें, वो तभी देगी जब इस तरह की हमने पॉलिसी ली हो। जिस प्रकार की पॉलिसी नहीं ली है, तो इंश्योरेंस कंपनी कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं करेगी, हमें कोई भी बीमा की राशि का क्लेम का भुगतान नहीं करेगी। और लॉस ऑफ स्टॉक की यदि पॉलिसी ली है तो लॉस ऑफ स्टॉक के संबंध में क्लेम मिलेगा। और कॉन्सिक्वेंस लॉस पॉलिसी ली है तो ही आपको लाभों की हानि के संबंध में आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि अग्नि बीमा तथा परिणामी हानि में अंतर क्या है। देखिए, दोनों है तो अग्नि बीमा ही, अग्नि बीमा से रिलेटेड ही है, लेकिन बेसिकली जो अग्नि बीमा जो है वो प्रत्यक्ष हानि के लिए होता है। इसमें मिल गया प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हानि। जो अग्नि बीमा है
लॉस ऑफ स्टॉक फिक्स्ड एसेट के संबंध में होता है। तो ये प्रत्यक्ष हानि के रूप में होता है जिसमें संपत्ति की हानि होती है। और दूसरा परिणामी हानि, इसमें व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होने के कारण या बंद रहने के कारण के परिणाम स्वरूप, बंद रहने के परिणाम स्वरूप जो लाभ की हानि होती है उसे हम परिणामी हानि कहते हैं। तो ये अंतर हो गया प्रत्यक्ष, या इसको हम अप्रत्यक्ष हानि भी कहते हैं, है ना। कॉन्सिक्वेंट लॉस पॉलिसी को अप्रत्यक्ष हानि, पहले भी मैंने बता दिया इसको। और एक दूसरा अंतर है आयगत एवं पूंजीगत हानि। तो देखिए ये अग्नि बीमा से रिलेटेड होती है, इसको हम पूंजीगत हानि कहते हैं, क्योंकि इसमें स्थायी संपत्तियों का नुकसान होता है या माल का नुकसान होता है। तो इसलिए इसमें पूंजीगत हानि के रूप में लेते हैं इसको, पूंजीगत हानि। और इसको आयगत हानि के रूप में मानते हैं, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। तो लॉस, तो ये जो प्रॉफिट का लॉस है वो आयगत हानि के रूप में लेते हैं। तो ये दो अंतर इसमें आपको बता दिए, याद रखें। क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। अब दावे संबंधी राशि की गणना कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये मैं अगले ऐसे वीडियो में बताता हूँ। अगला देखिए, इसमें दावे की राशि की गणना करने के लिए कुछ हमको टेक्निकल वर्ड्स को समझना पड़ेगा। तकनीकी जो शब्द हैं इसमें काम आएंगे क्वेश्चन में हर जगह। तो बाद में अपन उसको एक्सप्लेन करें, तो सारे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको मैं यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, एक तो ग्रोस प्रॉफिट। देखिए ये ग्रोस प्रॉफिट केवल वो नहीं है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट से बनाते हैं, निकालते हैं, यह नहीं है, इसके अलग है। इसका फॉर्मूला अलग है, इसको कहेंगे अपन नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। देखिए स्टैंडिंग चार्जेज का मतलब फिक्स्ड चार्जेज, इंश्योर्ड का मतलब जिनके बारे में हमने इंश्योरेंस कंपनी को बता रखा है कि भाई हमारे इतने फिक्स्ड चार्जेज हैं। जैसे मान लीजिए सपोज अपन कहते हैं भाई हमारे दुकान का किराया है, परमानेंट स्टाफ की सैलरी है 1 लाख रुपये पर मंथ है, ठीक है। और यदि मान लीजिए हमने इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख नहीं बताए, वहाँ हमने 80,000 ही बताए, क्योंकि वो तो जितना आप ज़्यादा बढ़ाओगे उतना प्रीमियम बढ़ जाएगा। इसलिए मान लीजिए हमने उनको गलती से 1 लाख की जगह 80,000 ही बताए। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज 80,000, नेट प्रॉफिट में हम 80,000 ही ऐड करेंगे, 1 लाख ऐड नहीं करेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा तभी देगी जबकि हम उसको इंश्योरेंस कराए। जैसे इसमें लॉस ऑफ स्टॉक में भी बताया था मैंने आपको, एवरेज क्लोज लगाते हैं। ध्यान आ गया होगा आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। तो अब यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ जीपी का मतलब ग्रोस प्रॉफिट का मतलब हो गया नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। तो आपसे यदि पूछा भी जाए इसमें तो आप फॉर्मूला भी लिख देंगे तो हम मानेंगे। इंश्योर्ड लिखना है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। स्थायी स्टैंडिंग का मतलब अपन फिक्स्ड चार्जेज भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड इसके लिए टेक्निकल स्टैंडिंग चार्जेज के रूप में है, तो वो लिखना है। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो नेट प्रॉफिट जो होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी जीपी आता है वो हो गया, और जितनी भी ऑपरेटिंग इनकम है ना, उनको ऐड करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अपन लेस करेंगे। यानी इस तरह से इसमें यदि मान लो नेट प्रॉफिट P&L में यदि कोई किसी तरह का एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल गेन हो, कोई फाइनेंशियल इनकम हो, तो उसको हम इसमें कंसिडर नहीं करते। केवल बिजनेस रिलेटेड जो ऑपरेटिंग इनकम है वो उसमें ऐड करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इसमें लेस करेंगे। तो आज फॉर्मूले के बेसिस पर आप याद रखें, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये इसमें से लेस कर देंगे। और ये सिंपल है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें हमने ये ले लिया, देखिए जीपी निकालने के लिए नेट प्रॉफिट 20,000 है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसको हम वापस ऐड कर देंगे। ये देखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है इसमें, तो अभी देखिए नेट प्रॉफिट 20,000 है, ठीक है ना। या फिर अपन ये कर लें कि ग्रोस प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे, जीपी नेट प्रॉफिट निकालने, ग्रोस प्रॉफिट 1 लाख, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को नहीं लेना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो हैं इसमें, 40,000 और 50,000, इसमें से लेस कर दीजिए, ठीक है। और फिर इसमें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कुछ नहीं करेंगे। तो 90,000 यदि अपन लेस कर देते हैं इसे ग्रोस प्रॉफिट में से, तो अपना 1 लाख में से यदि ये 40 और 50 90,000 अपन लेस कर देंगे तो 10,000 रुपये अपना ये आ जाएगा इसमें नेट प्रॉफिट, ठीक है। और तो नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेज कितनी है, और 50,000 ले लीजिए, तो 10 रुपये। इस तरह से अपने पास 10 और अच्छा, ये वो कह रहा है ओनली 40,000 स्टैंडिंग चार्जेज आर इंश्योर्ड। 10,000 अपना जो नेट प्रॉफिट है कैसा है, 10,000 जीपी 1 लाख का था
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपन ने लेस कर दिए, इसमें 90,000, 10,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। इसमें इस स्टैंडिंग चार्जेस उसको ऐड कर दीजिए, लेस, सॉरी मैं दोबारा बताता हूँ एक बार, जो ध्यान से सुनेगा। देखिए अपन नेट प्रॉफिट ले रहे हैं अपन, ठीक है, सॉरी ग्रोस प्रॉफिट ले रहे हैं अपन 1,00,000 रुपये, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट में से यदि हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड नहीं करना, 90,000 लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, 10,000 आ गया है? और 10,000 अपना नेट प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। और स्टैंडिंग चार्जेस को यदि अपन वापस ऐड कर देंगे, स्टैंडिंग चार्जेस कितना है इसमें, 50,000, लेकिन इंश्योर्ड कितने 40,000, तो 10,000 में 40,000 ऐड कर देंगे तो कितना का 50,000, तो इस तरह से नेट प्रॉफिट इसमें 50,000 आएगा, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। 1,00,000 में से क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40 और 50 लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट हो गया 10,000, ठीक है। 10,000 में हम क्या करेंगे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 50,000 में से इंश्योर्ड कितने हैं 40, तो 40 वापस ऐड कर देंगे, तो इस तरह से ये ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 50,000 रुपये, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग इनकम कोई है नहीं इसमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कोई है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ उनको कंसिडर नहीं किया है। देखिए अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्थिर व्यय। ये बता दिया मैंने आपको कि भाई ऐसे एक्सपेंसेस जो समय पर आधारित है, जिनका प्रोडक्शन या सेल से कोई लेन देन नहीं है, प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, सेल कम हो या ज़्यादा हो, उसके बावजूद भी जिन खर्चों को अपन को वहन करना पड़ता है वो कहलाते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, स्थिर व्यय, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली क्या है, दुकान का किराया है ना, ऑफिस का किराया है, या जो अपना स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ है, उसकी सैलरी है, उसको हम कंसिडर करते हैं और वो हम स्टैंडिंग चार्जेस के रूप में लेते हैं। वो बता दें इसमें भी इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड हो सकते हैं। जिस जिस एक्सपेंसेस के लिए हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम बता रखा है कि भाई इतना फिक्स चार्जेज है तो इंश्योर्ड हो गया, और जिस अमाउंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म नहीं कर रखा वो अनइंश्योर्ड हो गया। ये बता दिया मैंने बीमित अविमित क्षतिपूर्ति की अवधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमको इंश्योरेंस कंपनी को ये चीज़ बतानी पड़ती है जब हम पॉलिसी लेते हैं कि हम कितने दिन में रिकवरी कर लेंगे, 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, ठीक है। तो ये 3 तरह की चीज़ होती है इसमें, एक तो आग लगने के कारण वास्तविक व्यवधान अवधि, है ना, और एक दूसरा कि पॉलिसी में हमने अवधि कितनी मेंशन की है, और तीसरा मैक्सिमम 12 महीने। इन तीनों में से जो कम अवधि होगी उसको हम क्या कहते हैं, इंडेमनिटी पीरियड, यानी क्षतिपूर्ति की अवधि कहते हैं, और इसी पीरियड के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। धीरे धीरे टेक्निकल वर्ड है, 2-3 बार सुनोगे तो समझ में आ जाएंगे। एक और पॉइंट है इसमें बता दूं कि ये जो है, हाँ, विशेष परिस्थिति वाक्य, स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लाजेस, इसमें कभी कभी क्या होता है कि कोई इसमें इंश्योरेंस उसी में क्या मतलब पॉलिसी में ये डाल देते हैं कि इन केस कोई जीपी रेट में या प्रोडक्शन की कॉस्ट में किसी तरह की कोई कमी या वृद्धि होती है तो उसको हम जीपी रेट निकालते समय उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ मैंने अभी सारी थ्योरेटिकल बता दिया है ना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको मैं प्रैक्टिकल या स्टेप्स इसमें बताऊंगा। आज इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।